अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? टुडे लेक्चर इज़ अबाउट रेफ्रिजरेशन साइकिल्स. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पावर साइकिल्स. इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट हमने थर्मोडायनामिक्स की मेजर एप्लीकेशंस पढ़ी थी. तो उसमें हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक्स की जो मेजर एप्लीकेशन में एक पावर जनरेशन था और एक रेफ्रिजरेशन भी था. तो आज का जो लेक्चर है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड है. हमने हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था, उसके मोड ऑफ़ हीट ट्रांसफ़र पढ़े थे. तो जब हमने हीट ट्रांसफ़र को डिस्कस किया था तो उसमें हमने यही देखा था कि जो हीट है वो ट्रैवल करती है, ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. लेकिन अगर हमने हीट को ट्रैवल करवाना हो, ट्रांसफ़र करवाना हो फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन, तो फिर हम रेफ्रिजरेशन यूज़ करेंगे. A major application area of thermodynamics is refrigeration, which is the transfer of heat from a lower temperature region to a high temperature one. तो ऐसी डिवाइसेस फिर जो हम रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, दोज आर कॉल्ड रेफ्रिजरेटर्स. और ऐसे साइकिल्स जिन पे ऑपरेट किया जाता है, दोज आर कॉल्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल्स. The devices that produce refrigeration are called refrigerators, and the cycle on which they operate are called refrigeration cycles. The most frequently used refrigeration cycle is the vapor compression refrigeration cycle, in which the refrigerant is vaporized and condensed alternatively and is compressed in the vapor phase. इसके अलावा फिर एक और साइकिल है. अनदर वेल नोन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, इन विच द रेफ्रिजरेंट रिमेन्स इन द गैसियस फेज थ्रू आउट. इसमें आपको रेफ्रिजरेटर और हीट पंप नज़र आ रहे हैं. ये दोनों डिवाइसेस जो हैं वो रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड हैं. इनफैक्ट जो दोनों का पर्पस है वो जो है वो एक ही है, बट इनका जो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, बट इनकी जो वर्किंग है वो सेम है. जो रेफ्रिजरेटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो हीट है रेफ्रिजरेटर स्पेस में, वो उसको निकालना टू रिमूव हीट फ्रॉम द कोल्ड मीडियम. जबकि जो हीट पंप का जो ऑब्जेक्टिव है वो हीट को सप्लाई करना है, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है. कहाँ से? फ्रॉम द कोल्ड इन्वायरमेंट. और जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट को कोल्ड स्पेस से कलेक्ट करके हीट को रिमूव करेगा बाहर का, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है. Heat flows in the direction of decreasing temperature, that is from high temperature regions to low temperature ones. This heat transfer process occurs in nature without requiring any devices. ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है. बट अगर हमने इसके रिवर्स जाना हो, सो द रिवर्स प्रोसेस हाउएवर कैन नॉट अकर बाय इटसेल्फ. तो रिवर्स प्रोसेस खुद ब खुद परफॉर्म नहीं हो सकता. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू अ हाई टेम्परेचर वन रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइसेस. तो उसके लिए फिर हमें स्पेशल डिवाइसेस चाहिए अगर हमने हीट को ट्रैवल करवाना हो, ट्रांसफ़र करवाना हो. तो उन डिवाइसेस को हम रेफ्रिजरेटर का नाम देते हैं. रेफ्रिजरेटर जो है वो आर साइक्लिक डिवाइसेस एंड द वर्किंग फ्लूइड्स यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल्स आर कॉल्ड रेफ्रिजरेंट्स. अ रेफ्रिजरेटर इज़ शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर. हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर शो पर इसकी जो फिगर है उसमें क्या है, QL जो है वो हीट है जिसको हमने रिमूव करवाना है. कहाँ से? जो हमारे पास रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वहाँ से. इसका जो टेम्परेचर है वो TL है. तो जो रिमूव कहाँ पे हो रही है? टू आउटसाइड इन्वायरमेंट. वहाँ का जो टेम्परेचर है वो TH है. तो रिमूव कैसे करवा रहे हैं? बाय परफॉर्मिंग वर्क. W net in is the network input to the refrigerators.
इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम चैप्टर 6 में इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व किए थे। इसमें एक टर्म रेफ्रिजरेंट जो है इसको आने वाले स्लाइड्स में हम डिटेल में देखते हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया। हीट पंप क्या है? डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर मीडियम टू अ हाई टेम्परेचर वन, जिसको हम हीट पंप का नाम देते हैं। A refrigerator and heat pump are essentially the same devices. They differ in their objectives only. The objective of a refrigerator is to maintain the refrigerated space at a low temperature by removing heat from it. Discharging this heat to a high temperature medium is merely a necessary part of the operation, not the purpose. तो रेफ्रिजरेटर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जो टेम्परेचर जहाँ पे कम है वहाँ से हीट निकालनी है, बाहर उसको डिस्चार्ज करना है जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। जबकि जो हीट पंप का ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हीट पंप however is to maintain a heated space at a high temperature. This is accomplished by absorbing heat from a low temperature source such as well water or cold outside air in winter and supplying this heat to a warmer medium such as house. हीट पंप का जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है, वो है कि जो ऑलरेडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो उसको हीट प्रोवाइड करना, उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ करना, और हीट कहाँ से ऑब्ज़र्व करनी है, और जहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। सो इसमें जो जहाँ सोर्स का जो टेम्परेचर कम है, सच एज जो वो बाहर से आउटसाइड से या विंटर से जो भी सीज़न है वहाँ से हीट कलेक्ट करके वो प्रोवाइड करनी है। जो घरों में जिस घर को हीट प्रोवाइड करनी है, जो रूम वार्म करना है, वहाँ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। उसके बाद फिर हमने परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ रिलेशंस ऑलरेडी डिस्कस की थी ड्यूरिंग चैप्टर नंबर 6 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने निकाले थे। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, जो डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है और रिक्वायर्ड इनपुट क्या दी जा रही है। तो रेफ्रिजरेशन के केस में हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो कूलिंग इफ़ेक्ट है, जो इनसाइड द रेफ्रिजरेटर है उसका जो उसमें हमने कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करना है बाय रिमूविंग हीट। तो वो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट होगी। QL को हम रिमूव कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड इनपुट क्या है, हम वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, W इन। और इस तरह जो फिर हीट पंप के केस में हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है कि हमने जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस करवाना है, QH है, वो प्रोवाइड हो रही है घर को या रूम को। तो इसमें फिर जो वर्क इनपुट है वो जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो हमारे पास वर्क है W नेट इन की फॉर्म में। जनरली हमने सुना होगा कि आपने कितने टन का एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाया है, तो जो उसकी वो कितने टन में, वो जो टन का टर्म है वो एक्चुअली कैपेसिटी जो है रेफ्रिजरेशन की उसको डिनोट करती है, शो करती है। The cooling capacity of a refrigeration system, that is the rate of heat removal from the refrigerated space, is often expressed in terms of ton of refrigeration. The capacity of a refrigeration system that can freeze 1 ton of a liquid water at 0 degrees Celsius into ice at 0 degrees Celsius in 24 hours is said to be 1 ton. 1 ton of a refrigeration is equal to 211 kilojoule per minute or 200 BTU per minute. अगर हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर का रूम है, रेजिडेंस है हमारे पास, तो नॉर्मली उसके लिए फिर जो कूलिंग कैपेसिटी हमें चाहिए होगी वो अराउंड अबाउट 3 टन का रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल करना पड़ेगी। दैट इज़ अराउंड 10 किलोवाट। The next topic is the reversed Carnot cycle. The Carnot cycle is the totally reversible cycle that consists of 2 reversible isothermal and 2 acentrotropic process. It has the maximum thermal efficiency for given temperature limits, and it serves as a standard against which actual power cycles can be compared.
Since it is a reversible cycle, all four processes that comprise the Carnot cycle can be reversed. Reversing the cycle does also reverse the directions of any heat and work interactions. The result is a cycle that operates in the counterclockwise direction under temperature entropy diagram, which is called the reverse Carnot cycle. ऐसे डिवाइसेस यहाँ रेफ्रिजरेशन और हीट पंप जो ऑपरेट करते हैं रिवर्स कॉर्नट साइकिल को, उनको हम कहते हैं कॉर्नट रेफ्रिजरेटर और कॉर्नट हीट पंप. Let us consider a reverse Carnot cycle executed with the saturation dome of refrigerant, जिसको हम नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे. The refrigerant absorbed heat isothermally from a low temperature source at TL in the amount of QL, process from 1 to 2, is compressed isentropically to state 3. Temperature rises to TH, rejects heat isothermally to a high temperature sink at a TH in the amount of QH from process 3 to 4, and expands isentropically to state 1, एंड जहाँ पे टेम्परेचर दोबारा कम हो जाता है टू TL. द रेफ्रिजरेंट चेंजेस फ्रॉम अ सैचुरेटेड वेपर स्टेट टू अ सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट इन द कंडेंसर ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4. अगर हमने इनका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने हो कार्नट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का, तो उसके की जो रिलेशंस हैं वो कुछ यूँ हैं. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कार्नट रेफ्रिजरेटर के लिए 1 over जो हाई टेम्परेचर TH ओवर लो टेम्परेचर TL -1. इसी तरह जो हीट पंप के रिलेशन बनेगी वो बनेगी फिर 1 over 1 - TL over TH. Here we have a diagram of a reversed Carnot cycle, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 है, जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को ऑब्ज़र्व कर रहा है आइसोथर्मली. जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो TL है. उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाता है टू स्टेट 3. जो स्टेट 3 तक जो है फिर टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर फ्रॉम TL टू TH. यहाँ पे जो फिर रेफ्रिजरेंट है वो हीट रिजेक्ट कर देता है आइसोथर्मली टू हाई टेम्परेचर, जहाँ का जो टेम्परेचर है वो TH है, जो हीट है वो बाहर की तरफ वो रिजेक्ट कर रहा है. और वो जो उसकी अमाउंट क्या है, वो अमाउंट है QH उसकी. और जहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर चेंज हो जाता है, उसका जो सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में होता है और वो लिक्विड में दोबारा वो कन्वर्ट हो जाता है कि उसको जब वो कंडेंसर से पास होता है फ्रॉम स्टेट 3 to 4. उसके बाद फिर जैसे वो एक्सपेंड होता है एसेंट्रोट्रोपिकली तो वो स्टेट 1 पे आ जाता है और जो इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है TL पे. तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है. अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर केस में समझना चाहें, जिसको हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का नाम देते हैं, ये जो साइकिल है रेफ्रिजरेटर जो घर में यूज़ होते हैं, ये कौन सा साइकिल है, ये है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. तो इसमें जो फिर स्टेप 1 पे अगर जो देखें हमारे पास कंप्रेसर है, जो फिर रेफ्रिजरेंट है, जो केमिकल जो है वो यूज़ करते हैं, गैस जिसको हम कहते हैं, तो वो गैस जो है वो कंप्रेसर में इंटर होती है. जैसे ही जो रेफ्रिजरेंट इंटर होता है कंप्रेसर में, तो उसके जो स्टेट होती है वो सैचुरेटेड वेपर्स की फॉर्म में होती है. तो यहाँ पे उसको कंप्रेस किया जाता है एसेंट्रोट्रोपिकली टुवर्ड्स कंडेंसर. तो यहाँ से फिर वो जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर की तरफ मूव होगा. तो यहाँ पे जो फिर टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट का है वो इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे. तो जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में एंटर होगा तो तब उसका जो वो किस फॉर्म में होगा, वो सुपर हीटेड वेपर की फॉर्म में जो स्टेट 2 है यहाँ पे वो कंडेंसर में एंटर होगा. बट वो जब कंडेंसर को लीव करेगा तो वो लिक्विड की स्टेट में वो लीव करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे जो हीट है वो
टुवर्ड्स इन्वायरमेंट वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे जो फिर हीट रिजेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सराउंडिंग में, जिसकी वजह से वो जो वेपर्स थे वो लिक्विड में हमारे पास आ गए। यहाँ पे वो जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में फिर यहाँ पे आ गया। एट स्टेज 3 जो है वहाँ पे अभी भी जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का, वो जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर से अभी भी ज़्यादा है। स्टेज 3 के बाद एक एक्सपेंशन वाल आपको नज़र आ रहा है। रेफ्रिजरेंट जो है इससे गुजरने के बाद जो उसका टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है जैसे वो एवापोरेटर में इंटर होता है। तो जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर स्टेज 4 पे एवापोरेटर में इंटर हो चुका है हमारे पास। तो स्टेज 4 जो है वहाँ पे जो फिर रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में इंटर होता है, तो यहाँ से वो जो हीट है उसको वो अब हीट को ऑब्ज़र्व कर रहा है जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वहाँ से। तो रेफ्रिजरेंट फिर एवापोरेटर को लीव करेगा एज अ सैचुरेटेड वेपर। तो जो सैचुरेटेड वेपर हैं उनको दोबारा फिर कंप्रेसर में गुजारा जाएगा उसका जो प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसी तरह ये सारा साइकिल फिर वो कंप्लीट होता है और दोबारा से नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हम रेफ्रिजरेंट्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डिपेंडिंग ऑन द रेफ्रिजरेशन सिचुएशन। रेफ्रिजरेंट है क्या? रेफ्रिजरेंट फ्लूइड दैट इज़ यूज्ड इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स टू टेक हीट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर और द रूम in case of air conditioners and throw the heat out in the atmosphere. A refrigerant undergoes phase changes from a liquid to gas on absorbing heat and back to liquid when a compressor compresses it. The choice of ideal refrigerant is made based on its favorable thermodynamic properties, जिनमें नॉन corrosive नेचर हो, सेफ्टी, नॉन टॉक्सिक हो, नॉन फ्लेमेबल हो। When designing a refrigeration system, there are several refrigerants from which to choose, such as chlorofluorocarbons, CFC normally जो use होते हैं, hydrofluorocarbons, HFC, hydrochlorofluorocarbons, HCFCs, अमोनिया हाइड्रोकार्बन्स जिनमें प्रोपेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर भी यूज़ की जाती है। The right choice of refrigerant depends on the situation at hand. सबसे पहले जो कमर्शली रेफ्रिजरेंट था वो इथाइल ईथर था। इन 1850 में यूज़ किया गया था इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम्स में। उसके बाद फिर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, काफ़ी सारे उसमें फिर हैं। जो नॉर्मली रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेंट, उसमें R11 है। R11 is trichloromonofluoromethane and its formula is CCl3F. R11 is primarily in large capacity water chillers serving air conditioners system, उनमें यूज़ होता है। इसके अलावा R12 जो है जिसका डाइफ्लोरोमीथेन, जिसका फार्मूला CCl2F2. R12 is used in domestic refrigerator and freezers as well as automotive air conditioners. इसके अलावा फिर R22 है CHClF2 is used in window air conditioners, heat pumps, air conditioner of commercial buildings and large industrial refrigeration systems and offers a strong competition to ammonia. Although many fluids can be used to act as a refrigerant, but in 20th century CFC became the most popular refrigerants. जो लास्ट टॉपिक है वो गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड है। Just as the vapors are used for cooling in the vapor compression cycle and vapor absorption cycle, the gas is used for cooling in gas refrigeration cycles. When gas is throttled from a very high pressure to a low pressure in the throttling valve, जिसको हम एक्सपेंशन वाल भी कहते हैं, जिसमें आपने अभी देखा था एक्सपेंशन वाल, थ्रोटलिंग वाल, वो जो हाई प्रेशर फ्लूइड होता है जब उसको पास किया जाता है उसका प्रेशर कम हो जाता है। द टेम्परेचर रिड्यूस सडनली विच इज़ एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम. In this system, instead of using freon or ammonia as the refrigerant, the gas is used as the refrigerant. Throughout this cycle, there is no phase change of the gas which is absorbed in the liquid refrigerants. Air इसमें जो गैस यूज़ की जाती है,
Air is the most commonly used gas, also called as the refrigerant in this case in the gas refrigeration cycles. When air is used as the refrigerant in the gas cycle, reverse Carnot cycle can be followed to achieve the refrigeration effect. However, the reverse Carnot cycle is an ideal cycle, and that is not useful for the practical applications. The efficiency of a gas cycles is lesser than the vapor compression cycles for absorbing the same amount of heat or producing the same refrigerating effect. The amount of gas required is very high compared to the amount of the liquid refrigerant required. Hence, the refrigeration system with the gas cycles tend to be very large and bulky. जो liquid refrigerants हैं उनकी handling easy है, then they required very less space, and to use air as a gas refrigerant, तो उसके लिए फिर जो है वो हमें बल्कि और लार्ज इंस्टॉलेशन करनी पड़ेंगी. And that is all for today lecture. Thank you very much.